दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करें उसके लिए। इतना तो आपको पता ही है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आएगा, लेकिन हम बात करेंगे उससे आगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या किस लेवल का आएगा, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का कि हम कहाँ तक किस लेवल तक डीपली पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें मोस्टली। बाकी तो आपको मोस्टली सब कुछ ही पढ़ना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती है कि वो चीज़ें कवर करनी ही होती है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो इस वीडियो के जरिए हम तमाम सारे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो भी एचपीपीएससी के द्वारा पैटर्न सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप पीएचडी से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उसमें मैसेज कर देना, ग्रुप है अच्छा सा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि ये एग्जाम दो स्टेज में होना है, एक आपका रिटन एग्जाम और दूसरा आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो 150 नंबर का आपका रिटन हो गया, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। जो टोटल मेरिट बनेगी वो 200 नंबर पे बनेगी बाद में, इंटरव्यू के बाद, ठीक है। और ये 2.5 घंटे का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन आपके 150 मिनट में करने होंगे। और ये जो इंटरव्यू है ये सेम डे नहीं होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होगा, है ना। और अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 वाली, ठीक है। और एक चीज़ और कि जैसे किसी भी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर दे दिए जाते हैं, कई बार उसमें विकल्प में गलती से हो जाता है वो चीज़। सो उस कंडीशन में क्या उस क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर मतलब कुछ लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस बंदे ने जो 2 ऑप्शन सही हो गए उनमें से अगर किसी एक को चूज किया है तो उसी बंदे को उसका नंबर मिलता है, ना कि सभी को मिलता है उसका, ठीक। दोस्तों एचपीपीएससी के द्वारा इस एग्जाम के लिए न्यूनतम मार्क्स लाने का भी एक गाइडलाइन है, जिसमें जो आपका रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू है दोनों के लिए ही मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो रिटन एग्जाम जैसे कि आपका 150 नंबर का होने वाला है, तो 150 नंबर में से आपको 35% नंबर लाने जरूरी है। ये भी नहीं है कि आपके 35% नंबर आ गए तो आप सीधे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मान लिया जाए किसी कैटेगरी में पोस्ट है 2-3, है ना, और उस पोस्ट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके उस कैटेगरी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके 35% से ऊपर नंबर आ रहे हो और 35% भी नहीं आ रहे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो पोस्ट खाली चली जाएगी, क्योंकि एचपीपीएससी ने तय किया है कम से कम 35% नंबर तो लाइए, है ना, तब जाके आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरिट इतनी लो जाएगी, लेकिन ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और 35% ऐसा नहीं है कि रिजर्व वालों के लिए रखा है या जनरल वालों के लिए ज्यादा है, तो दोनों कैटेगरी के लिए सेम है, ठीक है। और रही बात इंटरव्यू की दोस्तों, तो इंटरव्यू में आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 45% नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब 50 में से 22.5 अंक आपके आने चाहिए इंटरव्यू में। और अगर हम रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो इनको 35% नंबर लाने होंगे। जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, इंटरव्यू देने जाता है, उनको पासिंग मार्क्स 17.5 नंबर 50 में से लाने कंपलसरी है, तब जाके आपका क्वालिफाई माने जाएंगे, मतलब आपकी मेरिट बनेगी। और अगर बात करें दोस्तों कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा सर या ऑफलाइन होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा था, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये एग्जाम डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया है, और डिपेंड करेगा कि एचपीपीएससी के पास इतना इंतजामात है कि अगर इतने ज्यादा एप्लीकेशन हुए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जो रिसर्च की इसके बारे में, जो ये कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम एप्लीकेशन हुए इसके, सो लगभग 33,000 के करीब इसके लिए एप्लीकेशन गई है 26 सीटों के लिए। सो लगा सकते हैं आप इतने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो तो ज्यादा अच्छा है, ऑफलाइन हो तब भी अच्छा है, ठीक है। और रही बात कि एग्जाम कब होगा सर, क्योंकि बार बार ये मैसेज पूछे जा रहे हैं कई सारे लोगों से के द्वारा, तो आपको बता दें सबसे पहले तो अभी तक हम लॉकडाउन से बाहर नहीं निकल पाए और कोरोना क्राइसिस से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए, हम क्या पूरी दुनिया नहीं निकल पाई। सो अब डिपेंड करेगा कि हम कोरोना से कब तक बाहर निकलेंगे और उसके बाद सारा सिस्टम किस तरह से प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। उसके बाद ये चीजें, क्योंकि एचपीपीएससी के जो पहले के एग्जाम भी पेंडिंग पड़े हैं, पहले तो वही एग्जाम होंगे, फिर ये वाले एग्जाम भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम अब कई लोग सोच रहे हैं, कई लोग बोल भी रहे हैं कि क्या सर ये पोस्टें अब नहीं भरी जाएगी, क्या रुक जाएगी जो भर्तियां हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह आपने अभी यूपी में देखा होगा, तो यूपी में अभी लॉकडाउन के दौरान ही वैकेंसियां निकली है पीसीएस
एचपीपीएस की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी थमने वाला नहीं है, सब कुछ चलेगा प्रॉपर वे पे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर एग्जाम की बात करें तो ये लगभग आपका जून तक होगा, जून के बाद या फिर जून में होगा या फिर जून के बाद, जून से पहले नहीं होगा। अगर अभी लॉकडाउन खुल भी जाता है 3 मई को, सो उसके बाद भी कई सारे एग्जाम है एचपीपीएससी के पास करवाने के लिए। सो आप ये मान के चलिए जून के बाद ही होगा, जून में होगा या उसके बाद होगा। हो सकता है कि काफी लेट हो, लेकिन आपके पास अभी समय है 2-3 महीने का कम से कम। हो सकता है आपको कम से कम 5 महीने इंतजार करने पड़े, 4 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे कि आपने देखा कि 30 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है। सो दोस्तों एक चीज आपको साथ के साथ बताता चलूं कि एचपीपीएससी ने इससे पहले जो ये कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, इससे पहले कभी कंडक्ट नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने वाली होगी, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहेगी कि एचपीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाता है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम करवाने का एचपीपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहां से कि हम ये गाइडेंस ले सके कि किस लेवल तक एचपीपीएससी जा सकता है। सो एचपीपीएससी का अपना ही स्टैंडर्ड होता है और एचपीपीएससी ना तो आईबीपीएस को जो आईबीपीएस है उसे फॉलो करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एचपीपीएससी का स्टैंडर्ड अपना होता है। वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाता है, जैसे आईबीपीएस बनाता है वो काफी टफ क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो एचपीपीएससी है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाता है और हर तरह की चीजें पूछी जाती है। और एक चीज अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए कुछ चीजें देखें, तो अगर आप एचपीपीएस का एग्जाम देखें, एचएएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक एप्टीट्यूड पेपर होता है। तो एप्टीट्यूड पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है, वहां पे अगर आप एनालिसिस करेंगे और चीजें भी एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग, जो मैथमेटिक्स, जो चीजें एप्टीट्यूड में आती है, तो उस बेस पे हम जा सकते हैं, देख सकते हैं कि एचपीपीएससी किस हद तक जा सकता है। और हाँ, जो एचएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में आ रहा है ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा ही डीप पूछा जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम है, सो वो प्रीलिम्स सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। लेकिन थोड़ा सा ये हमें पता चल जाएगा कि एचपीपीएससी थोड़ा सा आईबीपीएस से थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये कम से कम 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, 4 या 5, हो सकता है ये 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आप 4 या 5 मान के चलिए, क्योंकि ये चीज पूछी ही जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर बात करें तो इसमें आपके सिनोनिम्स वगैरह और बाकी उसमें से ही कोई क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, पुट किया जाता है, और कोई इडियम्स वगैरह होता है उसका मीनिंग पूछ लेते हैं। तो जिस तरह से भी मतलब अगर आप आईबीपीएस का देखते हैं तो उसमें बहुत टफ बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एचपीपीएससी ऐसा नहीं करता है। एचपीपीएससी लेवल बनाता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, ताकि आंसर दे पाए एस्पिरेंट। क्योंकि आपने देखा होगा आईबीपीएस का जो भी एग्जाम होता है वहां पे इंग्लिश की कट ऑफ जब देखते हैं आप, बहुत लो जाती है। सो कारण क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर को बहुत टफ बना लेते हैं, लेकिन एचपीपीएससी के पास ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज तो कट ऑफ बनना नहीं है, यहाँ पे तो टोटल कट ऑफ बनना है। सो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है दोस्तों। एक चीज मेरी बात दिमाग लगा के सुन लीजिएगा, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको मतलब एकदम से जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको सुपीरियर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुपीरियर बनने लगोगे तो अटेम्प्टेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। सो कुछ चीजें आपकी वीक होगी, तो उस वजह से आपकी जो रैंक है वो गिर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें तुक्का लगा के उससे आपका मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। सो ये चीजें भी ध्यान देनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन मतलब कट ऑफ का जो है वो सेक्शन वाइज तो नहीं है। क्योंकि जैसे आईबीपीएस में रहता है यार, नहीं ना सारे सेक्शन में कम से कम इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। सो इस तरह का कुछ नहीं है, जहां पे आपको नहीं आ रहा उस सेक्शन को छोड़ ही दीजिए, लेकिन अभी तो टाइम है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन मैं एग्जाम के स्तर पे बात कर रहा हूं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय ये चीज भी ध्यान देनी है, आपको सुपीरियर नहीं बनना है कि जो चीज नहीं आ रही है उसको छोड़ दो, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम नंबर लाने हैं। सो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर चुके हैं, तो अगर उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद बात करें तो क्लॉज टेस्ट पूछा जा सकता है। दोस्तों क्लॉज टेस्ट होता कैसा है कि एक स्टोरी टाइप की दी रहेगी, उसमें आपको बीच बीच में ब्लैंक्स मिलेंगे, तो उन ब्लैंक्स में आपको कुछ भी भरना पड़ सकता है। कोई भी वर्ड्स नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे जो उसमें मतलब उपयुक्त बैठता हो, ठीक है। तो वो चीजें इस तरह के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्लॉज टेस्ट नहीं रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो रहते ही रहते हैं एचपीपीएससी के एग्जाम में। और आपको पता है कि एचपीपीएससी के एग्जाम में जो फिल इन द
ब्लैंक्स होंगे। सो आपने कई सारे एग्जामों में देखे होंगे, अगर एचपीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे, सो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच से रहते हैं, जिसमें एडजेक्टिव होते हैं और आपके आर्टिकल्स होते हैं, तमाम तरह के जो कुछ ऐसे होते हैं कि कईयों में इडियम्स वगैरह, फ्रेज वगैरह फिल करना होता है। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको इस एग्जाम में पैरा जंबल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंकिंग लेवल का एग्जाम है, सो पूछा जा सकता है। क्योंकि आपने आईबीपीएस के एग्जाम में देखा होगा कि पूछा जाता है पैरा जंबल। पैरा जंबल होता क्या है, अगर जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं कि आपको 3-4 सेंटेंस ABCDEFG बना के दिए रहेंगे, 5 सेंटेंस। सो नीचे आपको विकल्प दिए रहेंगे कि आप इनको अरेंज कीजिए, किस हिसाब से ये सिस्टमेटिकली बैठेंगे, किस हिसाब से इनकी एक स्टोरी टाइप की बनेगी। सो आपको इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए, हो भी सकता है कि ना भी पूछे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। दोस्तों आपको वोकैबुलरी से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के कम से कम 2-2, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको इडियम्स और फ्रेज के भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये तो मान के चलिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और, जो स्पेलिंग मिस, जो आपकी स्पेलिंग मिस हो जाती है, जैसे कोई आपको वर्ड दिया रहेगा उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई ना कोई, सो आपको नीचे विकल्प दे रहेंगे, जो सही स्पेलिंग होगी उसकी, उस वर्ड की, वही आपको छांटनी है। इस तरह के भी 2-4 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो खुद हो जाती है जब आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार करते हो, ठीक है दोस्तों। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम 2 या 3, 4, 5 हो सकता है 5 पूछ ले, लेकिन आएगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई किसी स्टडी से रिलेटेड की, उस स्टडी को क्या कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सो इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ तक कि जितने भी मैक्सिमम हो सके 300-400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, मतलब रीडिंग कर दीजिएगा, रटिएगा मत, रीडिंग कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको वो पढ़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उसको सही करके आ जाओगे। मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज को स्क्रीनिंग कर दिया है 2-3 बार, सो आपको एग्जाम में, क्योंकि जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, सो वो एग्जाम में सही हो ही जाता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अगर हम इस एग्जाम के लिए बुक्स की बात करें तो आप जैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक्स है एक ग्रामर की, वो चाहे तो आप हमारे ग्रुप से पा भी सकते हैं। उस तरह की कोई भी आप एक बेसिक सी बुक्स लीजिए और अपना, बेसिकली आपने पढ़ा तो है ये ग्रामर, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, और जो ये मैंने बोले कि अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे आपका क्लॉज टेस्ट भी क्लियर हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्लियर हो जाते हैं जब आप डेली न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का सही तरह से उपयोग करना आ जाता है। सो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा रट्टू टाइप में मत पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा है, सो आप बह भी सकते हैं उसमें, ठीक है। मतलब उस लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का पूछा जाएगा। ये भी आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, इन चीजों को इस तरह से पढ़िए। और बाकी आपको एचपीपीएससी की जो भी क्वेश्चन पेपर है पुराने, जिसमें इंग्लिश पूछा गया है, उन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, उनको देखिए और उस हिसाब से फिर पढ़िए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बैंकिंग लेवल पे भी घुस जाइएगा इंग्लिश में, जो आईबीपीएस का लेवल है उस चीज में भी पहुंच जाइएगा। बाकी आपको जो गूगल करके आपको बहुत सारे नोट्स मिल सकते हैं इंग्लिश के, जो बैंकिंग लेवल। दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब इसमें भी कि क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। सो इसमें दोस्तों अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस आप चैप्टर नोट कीजिएगा, इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम जो आरएस अग्रवाल की जो बुक्स है उसमें जो भी चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लगभग उन सभी को कवर कीजिए जो उनका बेसिक्स है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ का टीचर बनाने के लिए नहीं, आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपकी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन चेक की जाएगी, आंकड़े ज्यादा दिए रहेंगे और उसमें टफ कुछ नहीं होगा, बस आपकी कैलकुलेशन चेक की जाएगी। सो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। हाई लेवल नहीं रहेगा, बढ़िया लेवल होगा, लेकिन ये है कि आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। और मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से जरूर क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। और आपके सर्ट्स और इंडिसेस से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और टाइम एंड डिस्टेंस से आपका जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और आपका रेल वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेगा, वो भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन वो जरूर आ जाएगा। और मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और रेशियो, प्रपोर्शन
और आपका परसेंटेज से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और परसेंटेज से आपका कवर, अगर परसेंटेज को आप अच्छे से क्लियर करते हैं और रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से कवर करते हैं तो आपको इससे डीआई में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि डीआई के आपको अलग से क्वेश्चन आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। अभी हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको कर लेते हैं सो आपको डीआई में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आपको नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है ना। सो इन चीजों को जरूर कीजिएगा। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन मिल सकता है। सो इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक कि जो आर.एस. अग्रवाल में जो चैप्टर दिए गए हैं उनके सभी के बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए थोड़े से, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। 25 प्रश्न कौन कौन से रहेंगे, सो इसके लिए भी एनालिसिस किया थोड़ा सा विस्तार से। सो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपने एक चीज देखा होगा कि आईबीपीएस ने आजकल सिर्फ वर्बल रीजनिंग ही पूछा जाता है आईबीपीएस में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि एचपीपीएससी ऐसा नहीं करने वाला है, वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन देगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे क्योंकि वो टॉपिक भी ज्यादा होते हैं, नॉन वर्बल के कम हो सकते हैं। नॉन वर्बल मतलब जो चित्र वाले होते हैं, आकृति वाले, अलग अलग शेप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बोल रहा हूं, वो भी पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग के जो एग्जाम है उनमें अब काफी सारे एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे जो ये एचपीपीएससी वगैरह होते हैं ये जरूर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपको ये भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि और जो क्वेश्चन होगा नॉन वर्बल का, उसकी बात कर रहा हूं, वो इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, जैसे बैंकिंग में पहले आया करते थे। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे आप आईबीपीएस बैंकिंग के, सो उसमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप वहां से भी कर सकते हैं, सो आपको करना जरूर है। सो अगर अब बात करें कि वर्बल रीजनिंग में सर कौन कौन से टॉपिक रहते हैं मोस्टली, वैसे तो जो बेसिकली जो टॉपिक चलते हैं रीजनिंग के वो सभी ही एचपीपीएससी पूछ लेता है, लेकिन फिर भी अगर हाईलाइट की जाए टॉपिक को, कौन कौन से चैप्टर है, सो सबसे पहले मैं जो टॉपिक बताऊं वो कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग कई तरह की है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग में आपका नंबर हो गए, सिंबल्स हो गए, आपके इंग्लिश अल्फाबेट हो गए, है ना। इसमें अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर खोल के उसमें अलग अलग तरह की जो भी कोडिंग डिकोडिंग है उन सभी को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही आता है, वो जैसा भी मर्जी पूछ ले, लेकिन वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों आपको एक चीज साथ के साथ बताता चलूं कि अगर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स परफेक्ट तरीके से हो गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां से आपका परफेक्ट नंबर मिलता है। क्योंकि जीएस में कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि जीएस किस लेवल की पूछी जाए, किस लेवल की ना पूछी जाए, और इसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हम, उतने अच्छे नंबर हम यहां से पा सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपको और दोस्तों एक चीज, कोडिंग डिकोडिंग में एक ये चीज तो है ही है, लेकिन एक चीज और होती है, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दोस्तों आपने देखे होंगे कि कोड लैंग्वेज दी होती है, जैसे कोई एक 5 वर्ड का एक सेंटेंस लिख लिया, उसके कोड दिए रहेंगे, हर वर्ड के अलग अलग कोड दिए रहेंगे। इस तरह से मतलब आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा एचपीपीएससी, क्योंकि हमेशा पूछता है वो अपने एग्जामों में रीजनिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, सिलोजिज्म से दोस्तों आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं जहां पे वो कि सभी कार पार्क है, सभी पार्क बरामदा है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, फिर उसका आंसर निकालना होता है निष्कर्ष निकाल के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिलेंगे, आईबीपीएस के इतने सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, सबको प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। और अगर बात करें पजल टेस्ट की, दोस्तों पजल टेस्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पजल टेस्ट थोड़ी सी टफ लेवल की होगी, सिंपल लेवल की नहीं होगी। टफ लेवल पजल में क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन दी रहेगी जो आपको एडजस्ट करनी है। कि मान ले जाए 5 लोग थे, उनके पास अलग अलग रंग की कार थी, वो अलग अलग शहर में रहते थे, फिर आपको उनको मैच करना होता है कि कौन किसके साथ सही बैठ रहा है, वो आपके लिए पजल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं एक पजल से। सो ये जरूर कीजिएगा पजल टेस्ट को, ठीक है। और
डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्शन में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कब पूछेगा कि वो इधर को घूम गया, वो बाएं मुड़ा, वो पूरब की ओर मुड़ा, फिर बाद में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं, आपको एक पूरा पैराग्राफ टाइप का दे देगा। उसमें हो सकता है आपको एंगल वाइज भी पूछ ले, बोल दे इंफॉर्मेशन, एंगल वाइज भी दे सकता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पे घूमा, वो अपने दक्षिण में 30 डिग्री के एंगल पे घूमा। थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से डायरेक्शन से, लेकिन डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 या 4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। और ब्लड रिलेशन अगर हम थोड़ी सी बड़ी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। डीप क्वेश्चन क्या होता है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन देखें हम तो पूछ लेता है कि एक व्यक्ति ने चित्र की ओर हाथ करते हुए बताया कि ये मेरे मामा की वो, सो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो तो होता है सिंपल। लेकिन जो थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा, कोई आपको पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें अलग अलग से दिया रहेगा कि वो उसकी माँ है, वो ऐसा काम करती है, उसकी बहन है, वो बाद में जाके राम सीता का क्या लगता है, वो उसकी क्या लगती है। मतलब कम से कम एक ही क्वेश्चन, एक ही जो पैराग्राफ होगा उसमें कम से कम आपके 5 या 4 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन भी करनी है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की। और हाँ दोस्तों, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे कहीं पे मतलब बच्चों का कोई स्कूल में लाइन में खड़े हैं तो वो इधर से उत्तर की ओर से 5वां है तो दक्षिण की ओर से इतना है, तो पूरी लाइन में कितने विद्यार्थी हो गए। तो सीटिंग अरेंजमेंट के, या फिर आपको गोल वृत्त में बिठाया जाएगा, 5 बच्चे हैं गोल वृत्त में बैठे हैं, वो उसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है। बाद में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक टाइप क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको मतलब जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, ये क्वेश्चन देखो, P अनुपात Q, P Q का अनुपात का मान क्या है। तो आपको 2 कथन दिए रहेंगे, 1 2 3P इक्वल टू 2Q, दूसरा इस तरह से मतलब जो दिया है। अब इसमें से अब दोनों कथनों को लेने पे ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या सिर्फ एक को लेकर, या सिर्फ 2 को लेकर, या फिर एक को नहीं 2 को छोड़ दो। मतलब इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन को भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 2 या 3 4 5 जितने भी, मतलब प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो मुझे लगता है लगभग सारे ही टॉपिक हाईलाइटेड कर दिए हैं। अगर कोई रह गए हैं तो कमेंट कीजिएगा ताकि सभी लोग देख सकें, और इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जाइएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मिल सकते हैं ऑनलाइन, इतने सारे पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात की जाए डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, तो इससे आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर के। तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और ये डीआई है, इन तीनों ही सेक्शन में कई सारे एस्पिरेंट 100% लाएंगे, मतलब जितने नंबर का है पूरे पूरे सही करके आएंगे। सो आपकी मेरिट जो है वो यहाँ से बनेगी। आपको इसके लिए करनी होगी प्रैक्टिस खूब सारी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये वाले क्वेश्चन निकल जाते हैं। और मोस्टली अगर हम बात करें जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, ये जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, जिनका एनालिसिस थोड़ा अच्छा होता है मैथमेटिक्स में, वो बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन को कर जाते हैं और सही भी हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो लगता नहीं है, बस आपके थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है, पढ़ना होता है थोड़ा सा शांत दिमाग से। तो अगर बात करेंगे इसमें दोस्तों, जैसे 20 नंबर में है तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब 4 या 5 ऐसे टॉपिक मतलब क्वेश्चन आएंगे, उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ से आपको एक बार ग्राफ दिया जाएगा, उसमें अलग अलग हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें, कि अपनी अपनी रेटिंग होगी किसी भी चीज़ की, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनकी रेटिंग होगी और उसके बेस पे नीचे 3 या 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। सो इस तरह का बार ग्राफ दिया होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मोस्टली डीआई के जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो ये ग्राफ वाला है, अगर बात करें इसके बाद तो वो होता है दोस्तों दूसरा टेबुलर फॉर्म। दोस्तों टेबुलर फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सारणीबद्ध तरीके से इंफॉर्मेशन दी रही होती है। इसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन हर टेबुलर फॉर्म के जो क्वेश्चन होता है उससे पूछे जाते हैं। सो उसमें क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपको परसेंटेज के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, एवरेज के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का कुछ भी तरीका हो सकता है इसमें से। लेकिन आपके पास जो डेटा है वो इस टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, इससे एनालिसिस करके आपको नीचे आंसर निकालने हैं। ठीक है,
दोस्तों एक क्वेश्चन आपको लाइन चार्ट से भी देखने को मिल सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लाइन चार्ट का इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें से एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं। सो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। इसमें होता क्या है कि जल्दबाजी में हम डेटा को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, घटाने में या मल्टीप्लाई करने में या फिर एडिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एवरेज निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है एनालिसिस करके। सो इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो निकल जाते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये इस तरह का लाइन चार्ट से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है 20 क्वेश्चन है, तो 20 में मुझे लगता है लगभग 4 प्रकार की आपको डीआई देखने को मिल सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि बार ग्राफ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है बार ग्राफ का एक क्वेश्चन रहे जिसमें से 3 क्वेश्चन बना दे वो, उसके बाद आप टेबुलर फॉर्म से भी हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, उसमें से 3 क्वेश्चन बना दे। मतलब अलग अलग तरह से हो सकता है 5 क्वेश्चन पूरे बना दे, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना नहीं है। सो एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उससे। सो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि यहां से आप 100% नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको पाई चार्ट से देखने को जरूर मिलेगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीआई में, सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होता है वो पाई चार्ट का होता है, क्योंकि इतना आसानी से इसको पूछा नहीं जाता। क्योंकि अगर हम सोचे कि सिंपली पूछ लिए गए, देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे ये पाई चार्ट परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन अब जो एडवांस क्वेश्चन रहता है वो इसको डिग्री में चेंज कर देते हैं। जैसे पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो वैल्यू पुट की जाती है, जैसे परसेंट में 100% तक होता है, उस तरह से इस सर्कल की पूरी वैल्यू 360 होती है। हर चीज की जो भी चीजें इसमें बताई गई है, जो भी ए बी सी डी ई एफ जी, उनकी अलग अलग वैल्यू बता देंगे, 50 डिग्री 60 डिग्री, फिर टोटल आपको अमाउंट भी दिया रहेगा। सो एडवांस वाला भी करना है आपको, जो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सिंपल वाला भी करना है। सो आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो ये डिग्री वाला क्वेश्चन है पाई चार्ट में, ये जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एडवांस में आता है और थोड़ा सा टफ लेवल में आता है। सो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाता है। सो डीआई का जो ये यूनिट है दोस्तों, इससे इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे इतना सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं डीआई के, सो आप उनको ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों अब यदि बात की जाए जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज आपको 2 सेक्शन में मिल रहा है, लेकिन 2 सेक्शन में अगर पहले सेक्शन की बात करी जाए तो इसमें जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस है, जो कि 20 नंबर के आनी है। सो अगर हम इकोनॉमी में बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमी 20 नंबर, मुश्किल से 10 नंबर की अगर पूछ भी लेगा तो 10 नंबर में क्या पूछेगा, ये काफी मुश्किल भरा सवाल है, क्योंकि हमने ना तो हमें पता है कि एचपीपीएससी किस तरह की इकोनॉमी पूछ सकता है, इससे पहले ना तो एग्जाम हुआ है। सो हम यही मान सकते हैं कि जो भी इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है उस चीज को हम ज्यादा फोकस करें, और जो अपनी इकोनॉमी में जो टर्मिनोलॉजी है, मैक्सिमम इन्फ्लेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, उन सभी चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। हर बेसिक सी किताब में, कोई भी अगर आपके पास इकोनॉमी की कोई भी किताब पढ़ी है, चाहे तो आपके पास लुसेंट भी पढ़ी है, वहां पे आपको जो इकोनॉमी है उसकी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। आप उनको पढ़िए, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी से वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। और अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात की जाए दोस्तों, तो बैंकिंग अवेयरनेस से आपको जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग हिस्ट्री से जुड़े देखने को मिल सकते हैं। भारत में जो बैंकिंग स्टार्ट हुआ, कब से हुआ, और भारत में बैंक का जो नेशनलाइज्ड बैंक है उससे जुड़ी तमाम हिस्ट्री, और अपने जो कोऑपरेटिव बैंक है देश में या अपने राज्य में, इससे जुड़े जो भी फैक्ट हैं, कब एस्टेब्लिश किया गया, कौन इससे संबंधित व्यक्ति थे, किसने एस्टेब्लिश किया, क्या प्रोसेस रहा होगा, और भारत में किस तरह के कानून इसके लिए बनाए गए हैं, और जो भी है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमी के जैसे बजट हो गया आपका, तमाम तरह के जो भी इसके से जुड़े आर्टिकल्स वगैरह है, उन चीज़ों को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है उससे, है ना। और बाकी आपको बैंकिंग के टैगलाइन होते हैं, हर बैंक की अपनी अपनी टैगलाइन होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और हर बैंक का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और अपनी इंश्योरेंस लाइन की जो अपने एलआईसी वगैरह है, जो भी है जीआईसी, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अपने जो भी ये स्टॉक एक्सचेंज है, अपने नेशनल के भी इंटरनेशनल के भी पता होने चाहिए। अपने जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये इस कब एस्टेब्लिश किया गया था, और कितने, मतलब जो भी चीजें थी वो सभी चीजें। और आरबीआई से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आरबीआई की
हिस्ट्री के बारे में, है ना। सो उन सभी चीजों को पढ़ लीजिए। तमाम जो भी है, मैं जो सिर्फ जो बोल रहा हूँ आरबीआई बोल रहा हूँ, सिर्फ आरबीआई नहीं, सभी चीजें। और हाँ दोस्तों, जैसे हमारी जो मुद्रा छपती है, नोट वगैरह छपते हैं, इससे जुड़े जो संगठन है, मतलब संगठन बोले तो जो इन नोटों को छापता है, अलग अलग जगह जो संस्थान खोले हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर आपको पता होने। बाकी दोस्तों, आपको नाबार्ड के बारे में भी पढ़ना चाहिए और ग्रामीण बैंक के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जो उससे जुड़ी हिस्ट्री है। और आपको अपना ओम्बुड्समैन जो होता है, बैंकिंग लोकपाल, उससे जुड़ा भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सो इस तरह के जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, उन सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर का आने 20 क्वेश्चन आने हैं। सो इतना ज्यादा मतलब मोस्टली आपको एक चीज और करना चाहिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बैंकिंग से जुड़े जीके के, उनको आप रीड करिए, ज्यादा अच्छा वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात की जाए नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड जीके ऑफ एचपी की, सो दोस्तों ये यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं है दोस्तों कि नेशनल इंटरनेशनल जीके से कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या चीजें हैं ये। और जनरल नॉलेज ऑफ एचपी का तो चलो आप मान भी ले कि आपको पता है कि क्या चीजें पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पे नंबर का भी क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन नंबर का कहाँ से आएगा। नेशनल इंटरनेशनल जीके में दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि ये आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है, आपको वो करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे और आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके में आपको आपके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है भारत के या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, इस तरह के ILO हो गया, जो भी तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ब्रिक्स हो गया, इनके जो भी स्थापना दिवस है या फिर जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या पूछ लेगा। इस तरह की जो भी स्टैटिक जीके है, उन सभी को आपको क्लियर करनी है। और किसी देश की राजधानी पूछ सकता है आपको, जो भी चर्चा में रहा हो देश, है ना, और भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, यही पूछ सकता है। तो नेशनल इंटरनेशनल जीके में यही चीजें पूछी जाएगी। और जो ये करंट अफेयर्स है, मतलब ये नेशनल इंटरनेशनल जीके में जो करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, वो इस तरह की करंट अफेयर्स होगी जो ज्यादातर इकोनॉमी से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हो और नॉर्मली और चीजों से भी जुड़ी हो। आपको जो करंट अफेयर्स है ये नवंबर दिसंबर 2019 से आपको पढ़नी है। और कब तक की पढ़नी है ये भी बता दूं, जब आपका एग्जाम होगा, ये जब भी एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाएगी, जबकि भी उससे 1.5 महीना छोड़ करके उससे पहले की सारी करंट अफेयर्स आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए। और एग्जाम कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। HPPSC ने नोटिस जारी करके ये बताया है कि जब भी एग्जाम तब होगा जब आपके स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे और ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रॉपर वे पे काम करना शुरू करेगा रेगुलर बेसिस पे, तो उसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले HPPSC 21 दिन का 3 सप्ताह का नोटिस जारी करेगा कि आपका ये एग्जाम इस तिथि को होने वाला है। सो आपको 21 दिन पहले बता दिया जाएगा। तो एग्जाम के बारे में मत सोचिए, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। और कोई भी भर्ती आपको जितनी भी रिलीज की गई है अब तक, वो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसको आप प्रॉपर वे पे करते रहिए, क्योंकि सारे ही एग्जाम होने हैं। ठीक है, और बाकी अगर बात की जाए इसकी दोस्तों जनरल नॉलेज ऑफ एचपी की, तो जनरल नॉलेज और ऑफ एचपी के लिए मैं बता दूं, पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्या मतलब हर दूसरे तीसरे दिन पे एचपी जीके की टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है। उसको जरूर देखा करें। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताया जाता है, जो कि आपके उस क्वेश्चन से जुड़े जो भी अन्य तथ्य होते हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है उस क्वेश्चन का, वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ना पूछे लेकिन उससे जुड़ी और जानकारी पूछ ली जाए एग्जाम में। सो आपको उस तरह से पढ़ना चाहिए खुद भी, है ना। और जो पीएचडी पे अपलोड किया जा रहा है उसको जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर एचपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेशली वीडियो चलाए जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एचपी जीके में आपको ये पढ़ना है कि ज्योग्राफी पढ़नी है, जैसे रिवर के बारे में, पहाड़ों के बारे में, जो हाइट होती है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन पूछ लेता है, और जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछ लेता है। बाकी आपको जितने भी ये प्रोजेक्ट है, डैम है, उनके बारे में कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है, या फिर बिजली उत्पादन के बारे में पूछ लेगा। और हाँ दोस्तों, एचपीजीके में एक इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हिमाचल की जो जनगणना है 2011 के अनुसार कि हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो कितना है,
डेंसिटी कितनी है और हिमाचल की जनसंख्या कितनी है। इस तरह के जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगता है, वो एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो पूछे जाते हैं और बाद में आप एग्जाम में जाके वो गलत करके आते हैं, क्योंकि आप रिवाइज तो करते नहीं है उनको। सो बेसिक सी बेसिक चीजें एचपीजीके की जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से 15 क्वेश्चन आपको एचपीजीके के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री के बारे में अगर आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री क्या पढ़े, तो हिस्ट्री के मुश्किल से 3 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी बेसिक से जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूं, उसमें से आपको काफी कुछ मिल जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। और बाकी आपको जो भी एचपीजीके के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक हर एक चीज, इतनी दिनों की छुट्टियां ही मान लो, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपको हर चीज पढ़ लेनी चाहिए, अपना स्टेट का जीके अच्छे से मजबूत करना चाहिए। वो तो आपके अलाइड के और एचएएस के एग्जाम में भी काम आने वाला है। बाकी ये 26 सीटें हैं, तो आपकी एक सीट पक्की है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अगर आप पीएचडी से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया